हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक धातु और अधातु से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी करा रखा है। कौन कौन सा? एक तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा चैप्टर हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसको मैंने करा दिया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, या नहीं तो यहाँ पर एक आई बॉल आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जिस एग्ज़ाम में साइंस से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है, ओके, जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो याद रखिएगा, अमलगम बनाने के लिए किस धातु की अनिवार्यता है? तो अमलगम के निर्माण के लिए चाहिए हमेशा पारा, है ना। बिना पारा के अमलगम का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पारा, यानी अमलगम के निर्माण के लिए किस धातु का होना अनिवार्य है? पारा का होना अनिवार्य है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो देखो, तांबा ऑक्सीजन से संयोग करता है, जिंक भी करता है, पोटेशियम भी करता है, लेकिन ये जो गोल्ड है आपका ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ओके, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें गोल्ड का संकेत, तो गोल्ड का संकेत होता है AU, और AU कहाँ से लिया गया है? तो AU इसका लैटिन संकेत है, लैटिन नाम से लिया गया है। तो सोना का जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है? ओरम होता है, और ओरम का फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को लेकर के इसका संकेत बनाया गया है। नेक्स्ट है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो देखो, बात करें विद्युत की चालकता की, तो कोई भी अगर सॉलिड होता है, ठीक है, तो सॉलिड में अगर विद्युत चालन की बात की जाती है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है? चालन होता है आवेश का। ओके, और अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड में किसके वजह से होता है? आयंस के वजह से होता है। किसके वजह से? आयंस के वजह से होता है। तो सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो चांदी में, उसके बाद कॉपर में। इसीलिए चांदी जो है वह विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक माना जाता है। तो चांदी बी में है, चांदी का संकेत होता है AG, ठीक है, और AG इसके लैटिन नाम से लिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो अयस्कों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अयस्क जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो देख लो, धातु आपका जो लोहा है वो धातु है, कॉपर धातु है, निकेल धातु है, लेकिन Sb यानी बिस्मथ जो है ये आपका एक उपधातु है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, सोने की जो शुद्धता है वह मापी जाती है किसमें? कैरेट में, ठीक है, और शुद्ध सोना की जब भी बात किया जाएगा तो शुद्ध सोना होता है कितने? 24 कैरेट का। लेकिन जब भी कोई आभूषण बनाया जाता है तो उसमें 24 कैरेट सोने का यूज़ नहीं किया जाता है, तो उसमें 22 कैरेट सोने का यूज किया जाता है, और साथ में इसके मिलाया जाता है कॉपर। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आभूषण बनाने के लिए सोने के साथ किस पदार्थ का मिश्रण किया जाता है? तो कॉपर का किया जाता है। और आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट के सोने का यूज किया जाता है? तो 22 कैरेट। नेक्स्ट है, पीतल है। तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो पीतल जो है वह किसका मिश्र धातु है? तो पीतल मिश्र धातु है किसका? एक तो हो जाएगा आपका तांबा, ठीक है, और साथ साथ हो जाएगा आपका जस्ता। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। तांबा का होता है संकेत Cu, जस्ता का संकेत Zn, ठीक है। तो हो सकता है आपका संकेत से भी पूछ ले, तो आप दोनों को याद रखोगे। इसके लिए एक ट्रिक है बढ़िया सा, उसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। क्या है ट्रिक? पिताजी। पिताजी वर्ड तो आपको याद ही रहेगा। तो पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा,
और जी से हो जाएगा जस्ता, यानी जो पीतल है वह तांबा और जस्ता से बना एक मिश्र धातु है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखो 3 तत्व आप याद रखना। कौन कौन सा तत्व है वो? एक तो हो गया आपका सोडियम, ठीक है, पहला तत्व। दूसरा याद रखना लिथियम, ठीक है, दूसरा कौन सा? लिथियम। और तीसरा याद रखना आप पोटेशियम। ये 3 तत्व ऐसे हैं जिसे हम इजीली चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारा दिया गया है लिथियम, तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। तो देखो, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि 2 तत्व आप याद रखना। एक तो आप याद रखना सोडियम और एक याद रखना क्लोरीन, क्योंकि अक्सर एग्जाम्पल जो होते हैं आयनिक यौगिक का वो सोडियम और क्लोरीन से ही बनते हैं, ठीक है। तो आप देख लो, जिस भी तत्व में या जिस भी यौगिक में सोडियम और क्लोरीन होगा वह आयनिक यौगिक ही बनाएगा। तो ऑप्शन ए में मीथेन है, इसमें कोई भी सोडियम या क्लोरीन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी नहीं है, अमोनिया में भी नहीं है, ठीक है। तो किस में है? सी वाले ऑप्शन में है, कैल्शियम क्लोराइड में है। आयनिक यौगिक का मतलब होता है कि आयनों के आदान प्रदान से कोई तत्व यौगिक का निर्माण करता है। या आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का साझा न करके पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है वो आयनिक यौगिक कहलाता है। आगे है, निम्न में कौन अधातु है। ओके, तो देखो, लोहा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, सोना धातु है, लेकिन ये जो कार्बन है ये आपका अधातु है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। अब ऑप्शन दिया गया है, इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले बात कर लें सक्रियता श्रेणी होता क्या है। तो सक्रियता श्रेणी वैसी श्रेणी होती है जिसमें तत्वों को इस ऑर्डर में रखाया जाता है ताकि उसकी रिएक्टिविटी को पहचाना जा सके, ठीक है। तो सबसे टॉप पर जो तत्व आता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व है, वो होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम। तो इसी ऑर्डर में तत्वों की सक्रियता के हिसाब से इसको सजाया जाता है। तो कहा जा रहा है कि जो तत्व सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु हैं या बनाते हैं। तो वैसे भी आपको पता है धातु के परमाणु हमेशा क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। क्यों धनायन बनाते हैं? क्योंकि धातु के महत्तम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और किसी भी तत्व को अष्टक पूरा करने के लिए महत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। चूँकि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो इनको अष्टक पूरा करने के लिए अगर मान लो 1 है तो 7 चाहिए, अगर 2 है 6 चाहिए, अगर 3 है तो 5 चाहिए। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये रिसीव नहीं कर सकता है। तो इसके लिए फ़ायदा क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दें, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दें। तो 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो त्याग करना ज़्यादा आसान होगा। इसीलिए जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अष्टक पूरा करता है। और चूँकि आपको पता है किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो अगर मान लो जैसे कोई सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन की संख्या से दर्शाया जाता है। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहाँ 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और 11 प्रोटॉन बचेगा। तो प्रोटॉन की संख्या ऑटोमेटिक हो गई ज़्यादा और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो धातु होता है उसके ऊपर कौन सा आयन हो जाता है, धन आयन हो जाता है इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से। तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो याद रखिएगा धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। तो सिंपल सी बात है, अयस्क में जो अशुद्धि होती है उसको अलग करने की अलग अलग विधि पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय अशुद्धियों की बात की जा रही है। तो अगर कोई चुंबकीय अशुद्धि है तो उसके पास अगर चुंबक ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
तो चुंबकीय पृथक्करण विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण होता है वह फेन प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वह एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो वो किया जाता है कॉपर पायराइट से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछेगा कि कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का केमिकल फार्मूला भी याद रखना, CuFeS2। नेक्स्ट है किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखो 1 2 3 रहा तो वो हो गया धातु, ठीक। 4 रहा तो उपधातु, ठीक। और 5 6 7 रहा तो अधातु, ओके। और यदि 8 रहा तो वो हो जाएगा नोबेल यानी कि निष्क्रिय, ठीक है। याद रहेगा 1 2 3 तो धातु, 4 रहा तो उपधातु, और बाह्यतम कक्षा में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो अधातु, ओके। और अगर 8 रहे तो वह नोबेल कहलाएगा। तो आप ऑप्शन में देखो, किसी भी ऑप्शन आपको 5 6 7 नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखना 4 5 6 7 या 8 दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अधातु होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे है साधारण गंधक किस आणविक स्वरूप में पाया जाता है। तो देखो सल्फर को ही गंधक कहा जाता है, ओके। सल्फर को ही क्या कहा जाता है? गंधक कहा जाता है। और सल्फर जो है वह बहुपरमाणुक अणु है, ठीक है। तो सल्फर का जो आणविक रूप होता है वो होता है S8 के रूप में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है। तो देखो फास्फोरस जो है यह भी बहुपरमाणुक अणु ही कहलाता है। तो इसका होता है P4 यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। तो देखो सोना को घुलाने के लिए यूज करा जाता है एक्वा रेजिया का। किसका? एक्वा रेजिया का, जिसमें होता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, और प्लस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है, और इसी एक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो यहाँ पर अधातु बात करी गई है, तो अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें ब्रोमीन का संकेत, तो ब्रोमीन का संकेत होता है Br। लेकिन अगर मान लो कि पूछ ले कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह हो जाएगा पारा। संकेत होता है उसका Hg। नेक्स्ट है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें सीसा का, तो सीसा का संकेत होता है Pb। क्या होता है? सीसा का संकेत Pb होता है, और टीन का Sn। सीसा का Pb और टीन का Sn। तो Pb और Sn मिल करके यानी पलम्बम और बस्टेनम मिल करके क्या बनाता है? सोल्डर का निर्माण करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है वो है कॉपर। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, वैसे मैंने कहा सबसे ज़्यादा जितने भी तत्व हैं उनको अगर क्रियाशीलता समूह के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम। सेकंड स्थान पर आता है सोडियम, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन में ना तो पोटेशियम है ना ही सोडियम है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉपर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है। अति ज्वलनशील कहने का मतलब जो आसानी से जल पाए। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है यह कमरे के ताप पर ही जलना शुरू कर देता है, ठीक है। कौन से ताप पर? कमरे के ताप पर। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो श्वेत फास्फोरस है सबसे पहले माचिस के निर्माण के लिए इसी श्वेत फास्फोरस का यूज करा जाता था, लेकिन चूंकि यह कमरे के ताप पर ही जलने लगता था इसलिए घातक हो जाया करता था। इसीलिए श्वेत फास्फोरस की जगह पर माचिस की डिबिया पर अब लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। मैंने बताया फास्फोरस किस रूप में होता है? P4 के रूप में होता है। लाल फास्फोरस जो होता है वो माचिस की डिबिया पर यानी सेफ्टी जो माचिस होता है उसकी डिबिया पर, और पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वह तिल्ली पर लगा होता है।
आगे विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अब अशुद्ध धातु को किस रूप में बनाया जाता है? तो एनोड के रूप में। कोई भी विद्युत परिष्करणी होता है, अपघटनी परिष्करण, ठीक है, तो उसमें एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अशुद्ध धातु का। ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखो ऑप्शन में दिया गया है, मैंने बताया सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम ही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो देखो वल्कनीकरण एक मेथड है जिसमें क्या किया जाता है? प्राकृतिक रबर के साथ इसको मिलाया जाता है। क्यों? ताकि प्राकृतिक रबर सॉलिड बन सके, ठोस बन सके। तो प्राकृतिक रबर को ठोस बनाने के लिए वल्कनीकरण कराया जाता है और इसके साथ क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक मिलाया जाता है और गंधक को याद रखिएगा सल्फर भी कहा जाता है। आगे है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चूँकि सोना को तार के रूप में कन्वर्ट करा जा सकता है तो इस गुण को क्या बोलते हैं? इस गुण को बोलते हैं तन्यता। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आगे है कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो मैंने भी बताया एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पारा का जो संकेत होता है वह होता है Hg, और अगर अधातु पूछ ले तो वह होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट है व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो भाई जब भी एल्यूमिनियम रहे तो ऑप्शन में बॉक्साइट मिलेगा आपको। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है वह कौन से अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट से। धातु के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनता है, ठीक है, यह यौगिक कहलाता है, तो यह यौगिक जो है कहलाता है धातुमल। ओके, यानी लोहे के निष्कर्षण में जो चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट बनता है, ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का धातुमल है। नेक्स्ट है किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व का क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपरूपता, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं की प्रकृति होती है। तो मैंने कुछ समय पहले ही बताया धातु जो होता है वह विद्युत रूप से धनात्मक होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो देखो लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। जिंक का संकेत होता है Zn, और लोहे या इस्पात पर जिंक के परत बढ़ाने की प्रक्रिया को बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। ओके, इसी का एक और नाम है गैल्वेनीकरण। क्या? गैल्वेनीकरण, या इसी को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो याद रखिएगा ये जो भी पॉइंट मैंने बताया है वो सारा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। क्या होता है जिप्सम का केमिकल फार्मूला? तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। किसका? जिप्सम का। लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है तो इससे पानी गायब हो जाता है और बचता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। चूँकि हाफ H2O बचता है इसीलिए इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। तो आपसे पूछ लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, या नहीं तो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। ओके, तो कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देखा जाएगा तो देखो ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें जो क्रियाशील है वह मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, ठीक है, फिर जिंक है, फिर क्या है? जिंक है, और उसके बाद है आपका Fe। तो ये ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एक्वारेजिया यानी रॉयल जल या इसे को बोला जाता है अम्लराज किस अनुपात में साइंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है? तो एक्वारेजिया में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO
SiO3, इसका जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। कितना? 3:1। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, तो धातु जो होता है वह चमकदार होता है, ये इसका करेक्टर है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी तुरंत बताया था, पतले तार के रूप में खींचना तन्यता कहलाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर कह लेता चादर के रूप में परिवर्तित करना क्या करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता आघातवर्धनीयता। आगे है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? मैंने अब तुरंत बताया, चादर के रूप में बदल दिया तो आघातवर्धनीयता, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आवाज़ जब उत्पन्न होता है तो उसे ध्वनिक कहा जाता है, सोनोरस, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। सोना का केमिकल संकेत जो होता है वो होता है Au, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? तो देखो अधातु का जो करेक्टर होता है उसमें चमकीला वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया गया है, यानी अधातु में चमक नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा अधातु है आयोडीन जिसमें चमक पाया जाता है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो बात करें सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो है हीरा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एनोडीकरण, ए इसका करेक्ट आंसर हो। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता चले। और नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस बेल आइकन को अगर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेते हैं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।